हम दर्शकों को बता दें, मोदी मैजिक, मोदी जी का जादू चल गया है। और ये ट्वीट आप देखिए, देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी को ही कॉइन किया गया। आपने थोड़ी देर पहले रमन सिंह को सुना, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में अगर डबल इंजन की सरकार की बात की शिवराज सिंह चौहान ने, तो वो भी मोदी की बात है। मध्य प्रदेश में देखिए, मामा मजबूत है, देश में मोदी मजबूत है। सौरभ, ये जो मैसेज है इस पिक्चर के जरिए देने की कोशिश की है, जो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत है वो मोदी के चेहरे की जीत है, उनकी गारंटी की जीत है। जी, आप भी कह रहे थे ये बहुत अपनी पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट की प्रधानमंत्री ने, ये कहकर कि ये मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। ये देखिए, कम लोग होते हैं जो ऐसे स्टेट्स में जहां कांग्रेस का डोमिनेशन हो, जहां सर्वे पोल्स कह रहे हो कि कांग्रेस जीत सकती है, वहां अपनी गारंटी देना, अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी साख को स्टेक पर लगाना, कम लोग ये करते हैं। जहां लगता है कि शायद हार जाएंगे वहां पीछे हो जाते हैं। लेकिन ये मोदी इस तरह के नहीं है, चाहे जीत रहे हो चाहे हार रहे हो, वो कैंपेन उसी लेवल पर करते हैं। उनका कैंपेन का वोल्टेज वही रहता है, उनकी पिच वही रहती है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, वो फिर एक बीजेपी के लीडर की तरह, कैंपेनर की तरह करते हैं। वो प्रधानमंत्री की जो स्टेटस है, स्टेचर है, वो उस कैंपेन में नजर नहीं आता। और फिर उनकी बातों को जब लोग सुनते हैं तो उसमें चुस्की भी होती है, थोड़ा मज़ा भी होता है, लोग सुनने भी आते हैं। तो एक अलग उन्होंने बना लिया। और मुझे ध्यान है, एक कांग्रेस के बारे में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी 2018 में, जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस को कहिए वो देख तो ले मैं किधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा होता हूँ और वो उधर गोली चला रहे होते हैं। तो ये बात एक बार फिर इन इलेक्शन में साबित हुई है। मोदी का प्लान कुछ और है, मोदी की योजना कुछ और है, मोदी की थिंकिंग कुछ और है। मोदी परंपरागत तरीके से चुनाव लड़ने वाले लीडर नहीं है, और कांग्रेस परंपरागत तरीके से चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस को लगा कि एक कर्नाटक में फॉर्मूला सही हो गया, इसको हर जगह चिपका दो। और ये 3 लीडर थे जिन पर, भूपेश बघेल, कमलनाथ और अशोक गहलोत, जिन पर कांग्रेस को बड़ा भरोसा था कि ये चुनाव जिता देंगे। अगर ये लोग सफल नहीं हो पाए तो बाकी का क्या हाल होगा, ये कांग्रेस को अपने फ्यूचर के लिए बहुत चिंता की बात है। राहुल गांधी समेत ये तमाम लीडर्स जो है, इन्होंने देखा कि इन्होंने बड़ा प्रधानमंत्री के ऊपर निजी हमले भी किए। राहुल गांधी उसमें सबसे आगे रहे, पनौती बोलना हो, देखिए, राहुल गांधी तो पिछले 9.5 साल से सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर रहे हैं। पहले वो अंबानी अडानी की सरकार कहते थे, अब उसमें अंबानी नहीं, सिर्फ अडानी की सरकार कहते हैं। और इलेक्शन छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, या मध्य प्रदेश में हो, या कर्नाटक में हो, उनकी जो सुई है वो अडानी पर अटकी रहती है। अब साफ लगता है कि देश की जनता इन बातों को स्वीकार नहीं कर रही है, इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसी खराब बात कहना, अपशब्द कहना, वो बैकफायर करता है? देखिए, कोई कुछ भी कहे, नरेंद्र मोदी देश के पॉपुलर लीडर हैं, उनसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता इस समय देश में कोई नहीं है। उनकी एक पोजीशनिंग है, एक रेस्पेक्ट है। ऐसे लीडर को आप अटैक करेंगे, पर्सनल अटैक करेंगे, बिना सब्सटेंस की गाली देंगे, आप अगर योजनाओं को क्रिटिसिज्म करें तो बात समझ में आती है। लेकिन नरेंद्र मोदी को 2 चीज़ों पर, देशभक्ति के सवाल पर और करप्शन के सवाल पर आप अटैक नहीं कर सकते। जब कोई नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार के सवाल पर अटैक करेगा, कोई उनको देशभक्ति के सवाल पर अटैक करेगा, कोई उनको चीन के सवाल पर अटैक करेगा, कोई उनको, तो ये बैकफायर करेगा। और ये बार बार हो रहा है, और राहुल गांधी इस बात को नहीं समझ पा रहे। हर्षवर्धन जी एक बार फिर आए हैं स्टूडियो में हमारे, स्वागत है हर्षवर्धन जी एक बार फिर। और मैं ये बताऊं, क्योंकि हम लोग तो रोज चर्चा करते हैं प्रोग्राम में, मध्य प्रदेश को लेकर लगभग ऐसे ही नतीजों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे, तब भी जब कोई और नहीं कहता था कि बीजेपी यहां पर अच्छा करेगी। राजस्थान को लेकर के भी लगातार मेंटेन किया इन्होंने कि बीजेपी सरकार बना लेगी एग्जिट पोल के नतीजे आने के बावजूद। छत्तीसगढ़ को लेकर के आप मेजॉरिटी की बात तो नहीं, लेकिन बीजेपी बेहतर करेगी, आपका दावा रहता था। बताइए आपको। निश्चित तौर पर धन्यवाद। और मैं तो कहूँगा थोड़ा जिसको कहते हैं ना कि ब्रांडिंग करें, कहानी कुर्सी की देखा कीजिए, सब हम लोग बता दिए हैं बहुत पहले ही। तो ये मतलब इसलिए कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ब्रांडिंग अपनी कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, पिछले कुछ दिनों अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का मौका मिला, तो लोग कहते थे ये कहानी कुर्सी की जब हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि देश की राजनीति में क्या हो रहा है। उसमें हमें अंदर की बात
सुनने को पता चलती है और एनालिसिस सुनने को मिलता है। और लोगों ने मुझे कहा, मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेजेस हैं कि ये इस कार्यक्रम में जो लोग आते हैं आप उनको हमारी तरफ से बधाई दीजिए। तो मैं आपको पर्सनली बधाई नहीं दे पाया, अब सबके सामने बधाई दे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को समझने के लिए आपको गुजरात और भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। और बार बार मैं एक बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो असल मायने में हिंदुत्व और संघ की प्रयोगशाला है। असल मायने में वहां हर दूसरे चौथे घर में एक संघी बैठा हुआ है। आपको सुनते हुए लग रहा होगा बड़ी क्रूड लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं, लेकिन सच ये है। और मुझे पूरे चुनाव में एक बार नहीं लगा, मैं पिछले 6 महीने से वहां लगातार आता जाता रहता हूं कुछ दूसरी वजहों से। और कमाल की बात यह है कि पिछले 2 महीने में मैं नहीं गया हूं, कम गया हूं, लेकिन मुझे लगता था कि जिस तरह की स्थितियां हैं, कभी वहां कांटे का मुकाबला नहीं रहा, कभी वहां यह स्थिति नहीं रही कि 64 साल के शिवराज सिंह चौहान पर 77 साल के कमलनाथ कभी ज्यादा ऊर्जावान बनते हो। कभी ये स्थिति नहीं रही कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे जाती हुई दिख रही हो। मेरा ये मानना था रिकॉर्ड जीतेगी। और फिर से मैं कहूं, गुजरात 2022 बराबर मध्य प्रदेश 2023, ये मैं लगातार कहता रहा, वो होता हुआ दिखा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 140 से नीचे आई है। मेरा ये मानना है कि जीत उसकी 140 की होनी चाहिए थी। अपनी जो गड़बड़ियां रही, अपनी जो खींचतान रही केंद्र की, वसुंधरा की, नेताओं की टकराहट, उसकी वजह से हुआ। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने लेट शुरू किया, लेकिन अगर ये जीत गए तो ये सिंगल हैंडेडली जीत होगी अमित शाह की इलेक्शन मशीनरी की। क्योंकि पिछले 6 महीने में जिस तरह से वहां लड़े, वो कोई न नीति थी, न नेता था, न कार्यक्रम था। फिर भी अगर वो जीत रहे हैं तो निश्चित तौर पर अमित शाह की इलेक्शन मशीनरी और सबके ऊपर ब्रांड मोदी आज भी इंटैक्ट है, सबसे बड़ा है। लेकिन आप एक बात तो मानेंगे, भूपेश बघेल ने कहा था अंडर करंट है, अब वो उल्टा अंडर करंट हो गया, ये अलग बात है। ठीक बात है। अशोक गहलोत ने तो ये अपनी हार की वजह बता दी थी कि अगर हिंदुत्व चल गया, अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति चल गई तो शायद बीजेपी जीत जाए। मेरे ख्याल से उनको अंदाजा था। मैं ज़रूर कहूँगा अशोक गहलोत ऐसे हल्के आदमी नहीं है, बहुत अनुभवी हैं, बहुत गहरे जानते हैं और चुनाव की राजनीति को, हार जीत को समझते हैं। वो उन्हें अंदाज़ा था, इसलिए उन्होंने ये राइडर एक लगा दिया था। अब खैर वो ना बता पा रहे हो, अगर ये जानते जरूर थे, वो नतीजा दिख रहा है आपको सामने। अब तो बिल्कुल बहुमत की सरकार और क्लियर सरकार बीजेपी की राजस्थान में बनती जा रही है। मध्य प्रदेश में मार्जिन बढ़ता जा रहा है। और ये बात हर्षवर्धन की बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में अगर बीजेपी ने ठीक से चुनाव लड़ा होता तो जनता तो उन्हें 140 से 150 सीटें देना चाहती थी। ये बीजेपी ने उसको कम करके 116 118 कर लिया। हमारे साथ इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी जी जुड़ रहे हैं। रूडी जी, बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई आपको। मध्य प्रदेश में तो बहुत जबरदस्त जीत है, राजस्थान में आपकी क्लियर मेजॉरिटी की सरकार और सबसे बड़ा सरप्राइज तो छत्तीसगढ़ है। देखिए, चुनाव के पहले भी और विश्लेषण के दौरान और चुनाव अभियान के दौरान भी बहुत सारे मंतव्य आ रहे थे, बहुत सारे विश्लेषण आ रहे थे। और हमारे जैसे लोग जो चुनावी राजनीति में हैं, लड़ते हैं, उस समय भी टिप्पणी करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन टीवी शोज़ में कई सारी चर्चाएं रहती थी और आरोप, पक्ष विपक्ष की बात तो दावा और वो चलता रहता था। लेकिन जो परिणाम और जो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ जाने पर, वहाँ लोगों से बात करने पर और जो पल्स था, वो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, लेकिन मेहनत करना एक ऐसा विषय था जो मेहनत करना ही था और उस अभियान को चलाना था। लेकिन इसमें ये 2 बातें बहुत स्पष्ट रूप से उभर के आई हैं। एक तो कि आप इस बात को महसूस करेंगे कि कोई चेहरा प्रोजेक्ट करके मोटे तौर से चुनाव इन राज्यों में नहीं लड़ा गया और मोटे तौर से कई सारे लीडर्स थे, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहते या पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल रहते, वो भी थे। फिर भी परिणाम निकला तो एक बीजेपी का आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीयता, देश में उसकी उपस्थिति और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर करके आया। दूसरा है कि इस प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा इमेज सबके ऊपर था, जिससे देश के प्रधानमंत्री का इमेज सबके ऊपर था और मैं समझता हूँ कि वहाँ से प्रेरणा, वहाँ से नेतृत्व और ये बीजेपी के वर्कर्स का प्लेटफॉर्म, लीडरशिप का प्लेटफॉर्म ने ये परिणाम दिया और ये देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत हितकर होगा। जो वर्षों से हम लोग कहते थे कि पार्टी का प्लेटफॉर्म बड़ा होना चाहिए और उस पर नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जिसकी राष्ट्रीय पकड़ हो। मैं समझता हूँ देश के मतदाताओं ने, इन तीनों राज्यों के मतदाताओं ने इसको प्रमाणित कर दिया और ये बहुत शुभ संकेत है भारत के लिए। रूडी जी, हमने जो कैंपेन देखा, बड़ा चार्ज अप कैंपेन था। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री के लिए भी काफ़ी अपशब्द कहे।
कहीं ना कहीं आपको उसका भी कोई असर दिखा, प्रधानमंत्री को सीधे टारगेट करने का? देखिए, दुनिया में अगर सबसे पॉपुलर लीडरशिप अगर कहीं दुनिया पूरे धरती पर दिख रहा है तो देश के प्रधानमंत्री। और जब भी कोई ऐसा टिप्पणी एक व्यक्ति के खिलाफ करते हैं जो एक कमिटमेंट के साथ राष्ट्र को चला रहा हो, एक कमिटमेंट के साथ पूरी दुनिया में भारत की ख्याति को बढ़ा रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी में उसको कहते हैं इट्स अ मीन लैंग्वेज। आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप हार की स्थिति में हैं और आप खखवाई बिल्ली की तरह आप किसी पर, तो वो इस देश के लोग आजकल बहुत इंटेलिजेंट हैं। देश के छोटा भी अगर रिक्शा चलाने वाला और ठेला वाला भी, वो भी आपत्ति जताता है अगर आपके शब्द या आपकी टिप्पणी अच्छी ना हो, और वो भी एक ओपिनियन बनाता है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पॉजिटिविटी लाती है, तो कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसकी स्वीकार्यता लगभग शून्य के बराबर होती है और उसका वो रिएक्शन सामना करना पड़ता है। भले ही उनको लगता हो कि इससे हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इन परिणामों ने इस बात को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित कर दिया है कि ये टिप्पणी करके आप देश की राजनीति नहीं जीत सकते हैं, अपनी पार्टी को नहीं बढ़ा सकते हैं। हमने ये भी देखा प्रधानमंत्री ने इस कैंपेन में लगातार इस कैंपेन को ओन करने की कोशिश की। ओनस उन्होंने लिया जब उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है। हर राज्य के अंदर जाकर उन्होंने एक पर्सनलाइज कैंपेन चलाया, तो जनता ने सीधे सीधे ये जो भरोसा दिया, जो मैंडेट दिया है, ये नरेंद्र मोदी के नाम पर है 100%। और ये मोदी की गारंटी इसलिए नहीं है कि मोदी जी ने कोई घोषणा किया है। राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से देश के तमाम घोषणाओं को जिस तरह से उन्होंने कार्यान्वित किया है, जिस तरह से गांव-गांव तक किसानों के खाते में पैसा पहुंचा हो, जिस तरह से आयुष्मान कार्ड हुआ हो, जिस तरह से घर में पानी पहुंचा हो, ये घोषणाएं 2014 से प्रारंभ हुई और सत्यता के साथ, प्रामाणिकता के साथ लागू किया गया। परिणाम है कि लोगों को एक भरोसा है। देखिए, राजनीति में नेतृत्व के प्रति अगर भरोसा हो जाए तो शायद पहली जीत वहीं शुरू हो जाती है। और देश के लोगों की जो आस्था है, जो विश्वास है देश के प्रधानमंत्री पर, वो शायद अटूट भी है। और जब मोदी जी कुछ भी कहते हैं तो वो शायद एक अपने आप में लकीर खिंच जाती है। और मैं समझता हूँ कि वो सत्यता है और उसका प्रामाणिकता और प्रमाण इस चुनावों के परिणाम में दिख रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में जरा आप बताइए। ये तो अब एमपी का चुनाव तो ऐसा लगता है कि एक केस स्टडी बनने जा रहा है। 18 साल सरकार चलाने के बाद ऐसा मैंडेट अगर आपको मिल रहा है अगले 5 साल के लिए, 160 पर आप इस वक्त आपकी पार्टी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब भी मैं मध्य प्रदेश में गया तो मैं चुपचाप सुनता था लोगों का विश्लेषण, अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी सुनता था, पक्ष विपक्ष की बातें भी सुनता था, बाहर में पत्रकारों से भी बात होती थी, मित्रों से भी बात होती थी, ब्यूरोक्रेट से बात होती थी। और मैं आपको बताऊं, अगर विश्लेषण किया जाए तो उस समय भी मुझे लगता था कि जो कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं या व्यक्तिगत तौर से अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत है। और अगर सामूहिक तौर पर, चाहे वहाँ पर कोई अगर घर में काम करने वाले कोई मेरे मित्र के यहाँ कोई व्यक्ति हो, या फिर ड्राइवर हो, या फिर ठेले वाला हो, या फिर टैक्सी वाला हो, एक सामान्य रूप से एक बड़ी पॉजिटिविटी थी सरकार के प्रति, विकास के प्रति, और उससे भी बड़ा पॉजिटिविटी देश के प्रधानमंत्री के प्रति था। तो हमको समझते हैं कि एक बड़ी सुनामी उस समय भी थी, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा था, और वो सुनामी अब दिख रहा है एक बड़े जीत के रूप में। रूडी जी, बहुत शुक्रिया आपका। राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी पर टारगेट करना और नरेंद्र मोदी पर निजी हमले करना, उसका नुकसान विपक्ष को हुआ है, कांग्रेस को हुआ है, और जनता ने मोदी की गारंटी को हाथों हाथ लिया है। ये देश का भरोसा है जो दिखाई दे रहा है इन नतीजों में। और केवल 10 सेकंड के लिए हमें यहां रुकना होगा। 4 राज्यों के नतीजों पर हमारी ये विशेष कवरेज लगातार जारी है। लौटते हैं। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाहे हर लम्हा नया हो जाए। तो 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आपके सामने हैं। टैली जिस तरीके से बदली और जिस तरीके से रुझान सामने आए, उसने शॉक कर दिया राजनीतिक दलों को भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नतीजों ने सबको चौंका दिया, राजस्थान के नतीजों ने भी सबको चौंका कर रख दिया। कॉन्फिडेंट कांग्रेस जिन राज्यों में नजर आ रही थी, उन राज्यों में कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। छत्तीसगढ़ की टैली एक बार फिर से आपके सामने रखें तो 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, 40 पर कांग्रेस है, 2 अन्य के खाते में है। और मध्य प्रदेश तो कंफर्टेबली
बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। 159 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं, 68 पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। और राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान में 111 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो 72 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जो अन्य जिनकी बड़ी भूमिका पहले समझी जा रही थी इन रुझानों से पहले, 16 अन्य भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन अन्यों की बहुत कोई भूमिका होगी अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 111 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है और ये बढ़त बहुत बड़ी है। हालांकि इससे पहले अशोक गहलोत अपने बयानों में कई बार जाहिर कर चुके थे कि अंडर करंट का अनुभव उनको हो रहा है। कई बार वो ये भी कहते हुए सुनाई पड़े कि बीजेपी की सरकार अगर आए तो मेरी योजनाएं बंद ना करे, ये भी उन्होंने जनता के सामने कहा था। तो क्या अशोक गहलोत पहले से ही भाप गए थे कि यही स्थिति होने जा रही है? राहुल जी, क्या सबसे बड़ी वजह है? रिवाज का बदलना या गुटबाजी का होना, बीजेपी की मेहनत या मैनेजमेंट? देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे कई बार बात हुई कि बीजेपी अगर इस चुनाव को और बेहतर तरीके से लड़ती तो जनता उसको और मैंडेट देती। राजस्थान में वैसे भी संगठन जो है बीजेपी का और संघ का वो काफ़ी अच्छा है। और देखिए, जहाँ तक योजनाओं की बात है, ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं वो ख़राब है। अगर उनकी हेल्थ को लेकर स्कीम को देखा जाए तो वो वहाँ सराही जाती है, ऐसा नहीं है कि वो सराही नहीं गई स्कीम। लेकिन मुझे लगता है कि कई सारे फैक्टर्स जो हैं वहाँ पर काम किए हैं। एक फैक्टर ये है कि खुद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चार्ज किया पूरे चुनाव को, वो अपने आप में एक फैक्टर है। उन्होंने पहले ये लग रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को कहीं हाशिए पे रख दिया गया है, उनको अलग थलग कर दिया गया है, उसका कोर्स करेक्शन दिखाई दिया। दूसरी तरफ जिस तरह से जो वहाँ पर पायलट और गहलोत के बीच की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने थी। दूसरी तरफ जो ऐसा भी माना गया कि जैसे गुर्जर कम्युनिटी का, अगर हम कास्ट कम्बिनेशन की भी बात करें तो गुर्जर कम्युनिटी का जो है वो कांग्रेस से छिटकना, वो या ये कहें पायलट से थोड़ा अलग होना, तो वो एक तरह से जो है एक फैक्टर हो सकता है। तो ये सारे कम्बिनेशन वहाँ पे रहे हैं और उसके कारण ये हमारे को नतीजे दिख रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के चुनावों को मैंने बहुत ज़्यादा कवर किया है, मैं गया हूँ वहाँ पर। वहाँ बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। वहाँ पे जब भी कोई कैंडिडेट जा रहा होता है तो उसे जो आरएसएस का एक व्यक्ति जो है उस क्षेत्र का, उसको असाइन किया जाता है, वो जो है उनको गाइड कर रहा होता है। और चुनाव जिस दिन वोट पड़ रहे होते हैं तो आरएसएस का पूरा जो तंत्र है वो वहाँ पे एक्टिव होता है। वो लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बाहर निकालता है, उनको वोट जो पोलिंग बूथ है वहाँ तक लेके जाता है। तो ये बड़ा सिस्टमेटिक चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ा जाता है और उसी के शायद ये रिजल्ट है।